हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल, जो आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 2 है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 का एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमारे पास में गिवन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब बेटा ये जो पॉलिनोमियल गिवन है अपने पास में px इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या देखते हैं बेटा? सबसे पहले x² की टर्म आए, फिर x की टर्म आए और फिर हमारी कांस्टेंट टर्म आए। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भूलना नहीं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। पहली चीज़ समझ में आ गई बेटा। दूसरा, अपने को मालूम है कि जीरोस फाइंड करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन अपने को मालूम है 2 तरह से होता है, या तो हम आइडेंटिटी से कर लेते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब यहाँ पर हमने देखा कि अपने पास में आइडेंटिटी तो यूज़ होगी नहीं। मैंने एकदम से कैसे कह दिया? आपको आपके मन में आ रहा है कि मैम कह रही हैं कि केवल इसीलिए मान लोगे कि आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। देखो बेटा, मैंने कैसे देखा है? मैंने ये देखा कि देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ये ज़रूरी नहीं है कि 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, √6 का स्क्वायर तो होता है ना, इससे दिक्कत नहीं है। सारा काम किससे मैंने देख के बोला कि यहाँ यूज़ नहीं कर सकते बेटा? इस कांस्टेंट टर्म से। ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट टर्म तुम्हारी कैसी है? ये कांस्टेंट टर्म तुम्हारी नेगेटिव है। और किसी भी आइडेंटिटी को तुमने पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, जो अपनी 3 टर्म्स पर बेस्ड है वहाँ पर आइडेंटिटी भी तो हम 2 ही लगा सकते हैं ना बेटा, a+b² a-b²। तो उसमें होता क्या है? a² + b²। ठीक है, तो जो स्क्वायर वाली टर्म है वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे आप a-b² निकाल रहे हो या a+b²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म वो किसी का स्क्वायर होनी चाहिए, और ये कांस्टेंट टर्म अपनी कैसी है? अगर स्क्वायर नहीं भी है उससे दिक्कत नहीं है, पर ये कांस्टेंट टर्म अपनी नेगेटिव है। इसलिए मैंने कहा कि इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते। अब आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते तो हमारा एक काम रह गया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें। और वो करते कैसे हैं, याद है? नहीं तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आप x² का जो कोफिशिएंट है वो देख लो क्या है, कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है वो लिख लो। तो जैसे यहाँ पे अपना x² का कोफिशिएंट है 6, कांस्टेंट टर्म है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आपका आंसर जो भी आ रहा है वो लिख दो। अब जैसे कि आंसर आ गया 18। अब ये देखो कि ये 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर निकालने का एक तरीका जनरली आपको आता होगा, दूसरा मैं बता देती हूँ। तो 18 के फैक्टर निकालने हैं तो ऐसे देखो कि 18 हर नंबर अपना बनजा तो होता ही है, तो 18 बनजा 18। अब ये 18 क्या 1 के बाद में अगला अपना नंबर क्या होता है 2, तो ये क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप लिख दो 2 9 जा 18। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 6 जा 18। फिर उसके बाद में 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 5 से नहीं। फिर उसके बाद में 6 से, तो 6 3 जा 18। तो आप 3 6 जा लिखो या 6 3 जा, बात तो एक ही होगी ना बेटा। ये बात समझ में आ गई? अब अगला स्टेप क्या रहता है? हमने फैक्टर तो फाइंड कर लिए कि 18 के क्या क्या आ रहे हैं। अगला काम ये रहता है कि आप ये कांस्टेंट टर्म देखो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये कांस्टेंट टर्म आपकी नेगेटिव है तो आपने ये जो पेयर्स बनाए हैं इन सभी के बीच का मल्टीप्लाई का साइन हटा के क्या कर दो, इन सबको सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। तो जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा 17, यहाँ से 7 और यहाँ से 3 आएगा बेटा। अब ये जो 3 रिजल्ट आते हैं, इन तीनों में से ये देख लो कि आपकी मिडिल टर्म कौन सी है। मिडिल टर्म आपकी क्या है? 7, और ये 7 यहाँ पर लिखा है। जो रिजल्ट आपको कैसे मिला था? 9 - 2 करके, 9 - 2 करके निकाला था हमने 7। तो बस ये आपको पता चल गया कि आपकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर मिडिल टर्म के फैक्टर्स क्या आएंगे? 9x - 2x।
बस बेटा ये मिल गया, इसके बाद तो कोई काम टफ है ही नहीं। ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस माइनस प्लस करना मत भूल जाना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और अब इसके बाद ये पेयर बना के कॉमन ले लेना। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, ये आ जाएगा 2x माइनस 3। और यहाँ पर 2x और 3 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो अपन 1 ले लेंगे। ये बात तो आती है ना सबको। तो बस अब क्या हुआ, ये करने के बाद हमने चेक किया कि क्या हमने जो दोनों ब्रैकेट लिखे हैं कॉमन लिया है वो सही है या नहीं है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है तो सोच लेना कि तुमने कहीं ना कहीं गलती की है ना, और इसको दोबारा से फैक्टर्स को निकाल के देख लेना। और अगर ये सेम आ जाए तो जो चीज़ सेम है उसको एक बार लिख लेना, और ये आपका 3x + 1 बाद में आ जाएगा। लो हो गए फैक्टर। तो मेन काम अपना रहता है पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, अगला काम करते हैं हम इनका ज़ीरोस फाइंड करना। इस क्वेश्चन के बेटा 3 पार्ट्स हैं, ये मान के चलो। पहला काम हमने इसको फैक्टराइज किया, दूसरा काम ज़ीरोस फाइंड किए, और थर्ड टाइम इसको वेरीफाई किया। तो हम जानते हैं, ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि ज़ीरोस के लिए हमारी जो पॉलिनोमियल होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल करेंगे। अब ये px के आपके फैक्टर्स निकल आए, तो ये फैक्टर्स आप px के साथ में लिख देना कि ये 2x माइनस 3, 3x + 1 = 0। अब दो चीज़ मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 0 आए तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो आपकी 2x माइनस 3 की वैल्यू 0 है या 3x + 1 की वैल्यू 0 है। यहाँ से आपने फाइंड किया तो 2x = 3 या 3x = -1, तो x का आंसर आ गया 3/2 या x का आंसर आ गया -1/3। बात समझ में आई बेटा कि एक आपका आ गया 3/2 और दूसरा क्या आ गया -1/3। तो इससे आपके ज़ीरोज़ मिल गए। तो हमने पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया। देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये अपने पास में क्या आ गए 3/2 एंड -1/3। अब अगला काम क्या है बेटा, इन ज़ीरोज़ का हमको कोफिशिएंट्स के साथ में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए अब हम अपना आगे काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना वेरिफिकेशन लिख लें। वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को याद है कि कैसे करना है, प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, तो आपको याद हो गया होगा कि हम सबसे पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। सम ऑफ द ज़ीरोज़ आपके क्या आए हैं 3/2 और -1/3 है ना बेटा। अब इनको सॉल्व कर दो जल्दी से एलसीएम लेके। तो ये एलसीएम आपका आ गया 6, ये 9 - 2, तो आंसर आ गया अपना 7/6। पहला काम कंप्लीट, सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर लिए। अब हम इनको रिलेट किससे करते हैं, इनको रिलेट करते हैं हम नेगेटिव कोफिशिएंट। बार बार मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि जो सम होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कभी भी x² ऊपर मत लिखना, ये याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा जब रेशो फाइंड करोगे ये आप कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² का, तो x² हाईएस्ट ऑर्डर की जो टर्म का कोफिशिएंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। तो अब ये आ जाएगा नेगेटिव। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, अपने इसमें x के साथ में क्या लिखा है -7, तो हम कोफिशिएंट ऑफ x लिख देंगे -7 और x² का कोफिशिएंट अपना 6, तो ये भी आंसर आ गया 7/6। दोनों के आंसर सेम आ गए, यही हमने वेरीफाई कर दिया कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाता है आपका सम ऑफ द ज़ीरोज़ के। तो इस तरह हमने पहली चीज़ वेरीफाई कर दी। अब दूसरी चीज़ क्या वेरीफाई करते हैं हम कि अब हम निकाल देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ आप फाइंड करोगे तो आप क्या कर दोगे, 3/2 को -1/3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका -1/2। कोई दिक्कत तो नहीं आई।
अब इसको हम किसके इक्वल करते हैं, याद आया, इसको इक्वल करते हैं कांस्टेंट अपॉन, अब हमने निकाल दिया कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, जल्दी बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या थी अपनी, -3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, ये हम पहले ही देख चुके थे, तो -3 डिवाइडेड बाय 6, ये कैंसिल किया 1/2, देखो ये भी आ गया, बस ये भी वेरीफाई हो गया। अगर बेटा ये चीज़ें आपकी वेरीफाई होती जा रही हैं तो इसका मतलब हमने जो ज़ीरोज़ फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक। और इस तरह अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी आपको कोई डाउट हो कहीं पर भी कॉमन लेने में, प्रोडक्ट निकालने में, तो आप मेरे से शेयर करो, व्हाट्सएप नंबर है मेरे वीडियो के एंड में, आप मुझे बताओ, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।